नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, कलाम एकेडमी ने जो कि सीकर में कोचिंग है, उन्होंने कल एक टेस्ट लिया था रीट प्री रीट के नाम से। उसका विज्ञान का पेपर आज अपन डिस्कस करेंगे और आपको बताना चाहूँगा कि जो विज्ञान के जो प्रश्न आए 22-23% विज्ञान के थे और बाकी तो विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित थे। तो उनकी बात मैं देखिए उनके आंसर्स तो आपको बताऊंगा, लेकिन जो 22-23% जो प्योर विज्ञान से आए थे वो प्रश्न, उनमें से 17 से 18 प्रश्न अपने नोट्स में से थे, सीधे के सीधे प्रश्न। आपको पेज नंबर साथ में बताऊंगा, आप लोग नोट्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा नोट्स लेने का, ले सकते हो। अगर मैंने जो पेज नंबर बताया उस पर वो प्रश्न नहीं मिला या उस प्रश्न से संबंधित चीज़ नहीं मिली तो आप अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हो। मैंने बोला क्योंकि शानदार नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवाएं। चलिए साथियों, डिस्कस कर लेते हैं इस पेपर को। सबसे जो पहला प्रश्न आपका वो क्या है कि देखिए, सुमेलित करना है अपने को। सुमेलित क्या करना है, देखिए इधर सूक्ष्म जीव आपको दे रखे हैं, इधर उपभोक्ता दे रखे हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम उपभोग दे रखे हैं, सॉरी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम सब लोग जानते हैं किससे संबंधित होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। यह आपका मित्र होता है, विटामिन B12 बनाने के काम में आता है, सब लोगों को पता है। इसके अलावा एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई, ये जो आपका होता है, ये किस काम में आता है आपके, ये आपके काम में आएगा मित्रों रोग प्रतिरोधक पदार्थ बनाने में। वहीं राइजोबियम जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए होता है। क्लोरेला जो है वो सूप बनाने में उपयोग में आता है। बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बिल्कुल नोट्स में से है। आपका नोट्स का पेज नंबर मित्रों जो 153 है उसको आप चेक कर लेना, उसके ऊपर सारी चीज़ें आपको ये मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा, ठीक है। और नोट्स का पेज नंबर 153 याद रखना, इसको चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिल जाएगा आपको वहाँ पे 101%, ठीक है। और जो पुराने नोट्स हैं उनमें पेज नंबर 3, ठीक है। पुराने नोट्स का मतलब जो नए नोट्स जिन्होंने मतलब एक साथ नहीं लिए हैं, नए नोट्स अलग से लिए, पुराने अलग से, तो पुराने वाले में पेज नंबर 3 था। ये बहुत आसानी से मिल पाएगा। अगला आपका प्रश्न है, हाँ जी, प्रश्न नंबर 122। प्रश्न नंबर 122 था कि निम्न में से असत्य कथन है। हल्दी साग पौधे का उदाहरण है। तो क्या ये असत्य है? बिल्कुल भी नहीं है। आपका बिल्कुल हल्दी साग पौधे का ही उदाहरण है। अगला हाइड्रिला जल निगमन पादप है, यह भी सही है। अगला आपका लाइकेन समोद्भिद पादप है। मटर आरोही पौधे का उदाहरण, यह भी सही है। देखिए लाइकेन समोद्भिद पादप है, ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए लाइकेन जो है वो आपका समोद्भिद नहीं बल्कि शीतोद्भिद पादप है। कैसा है? शीतोद्भिद पादप का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा मित्रों। और ये आपके नोट्स के पेज नंबर 65 पे आपको अवेलेबल मिलेगा, बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल सही से करवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, खनिज लवण का कार्य नहीं है शरीर निर्माण, ऊर्जा प्रदान करना। तो ऊर्जा प्रदान करना ही नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। पेज नंबर आप अगर देखोगे नोट्स का 194, उसके ऊपर बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। देख, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य वसा और कार्बोहाइड्रेट का है। आपके प्रोटीन से भी अपने को मिल जाती है ऊर्जा, लेकिन शरीर नियंत्रण, शरीर निर्माण, विभिन्न हार्मोन व जैव उत्प्रेरक बनाने में जो सहायक है वो आपका खनिज लवण रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर मित्रों रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बक्सकाणु कोशिका है? ठीक है, बक्सकाणु कोशिका है आपकी। बेसोफिल है, बी लिम्फोसाइट है, सी ऑप्शन है कि न्यूट्रोफिल है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये जो प्रश्न है ये आपका जो मैंने देखिए विज्ञान के जो मॉडल पेपर लिए थे उसमें भी है। इसके अलावा जो टॉपिक वाइज आपकी मैंने टेस्ट सीरीज लगाई है, जो अभी बायोलॉजी की लगभग खत्म हो चुकी है, उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र का जो टॉपिक है उसमें मैंने क्लियर कट लिखा हुआ इस प्रश्न को एज इट इज, ठीक है। न्यूट्रोफिल के बारे में एज इट इज बताया हुआ कि बक्सकाणु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर प्रमुख बक्सक कोशिका इसी को माना जाता है उसमें, तो सी यहाँ पे आपका आंसर रहेगा न्यूट्रोफिल, ठीक है मित्रों। अगला आपका प्रश्न है, सोमेनोट्रोपिक हार्मोन के अल्पस्राव से वयस्क में कौन सा रोग होता है? तो सोमेनोट्रोपिक हार्मोन का काम क्या है? सब लोगों को पता है, एक वृद्धि कारक हार्मोन है, ठीक है। और नोट्स के पेज नंबर 247 पे लिखा हुआ सोमेनोट्रोपिक हार्मोन, ये एक वृद्धि कारक हार्मोन है। और मित्रों वहाँ पे मैंने रोग तो नहीं लिखा है, लेकिन ये बता रखा है वृद्धि कारक हार्मोन। अब आपको पता है कि ड्वार्फिज्म जो है, यानी कि ड्वार्फिज्म का अर्थ क्या होता है? बोनापन होता है। क्या होता है? बोनापन। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति क्या हो जाएगा? बोना रह जाएगा, जो बच्चा है वो बोना रह जाएगा। तो ड्वार्फिज्म ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा। चलिए ये थे आपके 125 प्रश्न। इसके अलावा 126वां आपका जो प्रश्न है
वो क्या है कि पायरिया रोग का रोग कारक है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कृमि। तो मित्रों आपके नोट्स के पेज नंबर 156 पर 126वां प्रश्न है, आपके पेज नंबर 156 पर ये मिलेगा आपको, ठीक है। 156 के पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा पायरिया रोग का रोग कारक प्रोटोजोआ होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर जो वो रहेगा, ठीक है। रोग वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से करवाया इसको। फिर है राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण स्थान है। राइबोसोम अंतःपृथ्वी जालिका, गोल्जिका या केंद्रिका। बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब हुए, या तो राइबोसोम लगा के हैं या अंतःद्रवी जालिका लगा के हैं, दोनों ही नहीं होंगे। देखिए इसका आंसर जो होगा केंद्रिका होगा, और बहुत ही क्लियर कट लिखा हुआ है नोट्स के पेज नंबर, मैं बताना चाहूँ आपको, पेज नंबर 176 के पेज पर, पेज नंबर 176 पे लिखा हुआ है जो आरएनए है वो आपके 3 प्रकार के, टीआरएनए, एमआरएनए और आपका एक होता है आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। उसका निर्माण कहाँ पे होता है? केंद्रिका में होता है। बाकी टीआरएनए और एमआरएनए का जो है वो संश्लेषण आपका कहाँ होता है? केंद्रक में होता है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे संश्लेषण स्थान आरएनए का अगर पूछे तो केंद्रिका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। राइबोसोमल आरएनए के लिए, आरआरएनए के लिए, इसको आरआरएनए भी कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, पेज नंबर बता दिया आपको, 176 नंबर पेज पर मिलेगा, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है वो दे रखा 4 मीटर प्रति सेकंड। यह वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, ठीक है। 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग कितना होगा? तो मित्रों ये जो आपको प्रश्न तो नहीं मिलेगा एज इट इज़, लेकिन ये सब लोगों को पता है गति के प्रथम नियम से संबंधित है, और ये जो आपको मिलेगा ये नोट्स के पेज नंबर 270 पे मिल जाएगा, और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। और इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होगा, क्या होता है? v बराबर u प्लस at होता है। v यानी कि आपका अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग होता है u, तो अंतिम वेग फाइंड आउट करना है। u का मान आपका 4 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, प्लस a का मान आपका 2 दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम आपका 5 सेकंड दे रखा है। तो 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 14 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। पेज नंबर 270 पे चेक कर सकते हो, बिल्कुल 100% मिलेगा। 129वां आपका प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ए, बांध में गतिज ऊर्जा संचित होती है। बी, स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है। कार्य में विस्थापन अनिवार्य शर्त है। कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जूल है। तो देखिए कार्य से संबंधित जो नया टॉपिक है उसमें दोनों पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। निश्चित रूप से कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। अब साथियों अगर विस्थापन 0 है तो कार्य किया गया कार्य भी क्या होगा? 0 होगा। भाई एक बिंदु से अपन ने चलना स्टार्ट किया और घूम फिर के इसी बिंदु पर आ गए, तो क्या अपन ने कार्य किया? बिल्कुल भी कार्य अपन ने नहीं किया, 0 कार्य किया। विस्थापन पर डिपेंड करता है 100%, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक भी जूल है, ये भी सही है। स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों यांत्रिक ऊर्जाएं ही हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। बांध में पानी में जो गतिज ऊर्जा है वो नहीं होती, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? नोट्स में बिल्कुल क्लियर कट इस बात को भी लिखा गया है। पेज नंबर 283 पर इस चीज़ को लिखा गया है, आप देख सकते हैं। पेज नंबर 283 पर जा करके बिल्कुल यही चीज़ डिटेल से लिखी गई। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप चेक कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, है ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है 130 नंबर प्रश्न। हाँ जी, 130 नंबर प्रश्न है, गर्म धरातल के संपर्क में आने वाली वायु के कणों का गर्म होकर ऊपर उठना ऊष्मा का किस प्रकार का संचरण है? विकिरण, चालन, संवहन, विसरण। तो देखिए मित्रों, विसरण तो चालन की विधि है नहीं, तो विकिरण होगा, चालन होगा या संवहन होगा। तो देखिए यहाँ पे चालन होगा नहीं, ये भी ठोस में होता है, क्योंकि हवा जो है, वायु के कणों की बात की जा रही है, तो अपन वैसे भी सीधा भी बता सकते हैं ना। वायु और द्रव में किस विधि से चालन होता है? संवहन से होता है। दूसरी बात, गर्म होकर ऊपर उठते हैं कण, ये भी बिल्कुल क्लियर कट मैंने नोट्स में लिख करके बताया संवहन विधि में। अगर आपको पेज नंबर बताना चाहूँ तो आप पेज नंबर 293 पे जाकर के चेक कर सकते हो। 293 नंबर पेज पर आप चेक कर सकते हो, आपको 100% मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा, ठीक है। इसमें माध्यम के कण स्वयं चल करके जाते हैं एक दूसरे को ऊर्जा देने के लिए, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, जब वस्तु अनंत व प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो तो अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का स्वरूप होगा? ए, वास्तविक व उल्टा। बी, वास्तविक व सीधा। सी, आभासी व उल्टा। डी, आभासी व सीधा। तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा?
देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आभासी व सीधा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अवतल लेंस के लिए देखिए 100% हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी जब भी बनेगा तो सीधा बनेगा। इसके अलावा बहुत छोटा प्रतिबिंब ये बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर नोट्स के पेज नंबर की बात करें तो नोट्स के पेज नंबर आपको 143 नंबर पेज पर मिल जाएगा, 100% आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल सारणी बनाई गई है वहाँ पे, उसमें लिखा गया है। ठीक है मित्रों, तो देखिए मेरा ये पेज नंबर बताने का इतना ही औचित्य है कि काफ़ी सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप साइंस जो पढ़ा रहे हो क्या उससे प्रश्न आएंगे, तो आप देख सकते हो प्रश्न सारे सारे वहीं से आ रहे हैं, और आएंगे कहाँ से, सब कुछ मैटर, आप सारा मैटर जो मोस्ट चीज़ें वो पढ़ाई हैं आपको, मैंने कचरा नहीं पढ़ाया बिल्कुल भी, बढ़िया चीज़ें पढ़ाई हैं, कम में अधिक चीज़ें आपको देने की कोशिश की हैं। 50 रुपये में साइंस के सारे नोट्स हैं, उसमें भी आपको मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं कि कितने रुपए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, है ना। इसके अलावा अभी टॉपिक वाइज मैंने टेस्ट सीरीज चला रखी है साइंस की, इतने शानदार प्रश्न सारे राजस्थान बोर्ड की किताबों का निचोड़ सारा उसमें रख दिया है। उसके बाद भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं ये तो लूटने का काम कर रहे हैं, तो ये लूटने का काम नहीं है, इस चीज़ से आप इसको समझ सकते हो। बहुत मेहनत लगती है मैटर तैयार करने में। ये जो एक पेपर था ये 100 रुपये का पेपर था, अकेला एक पेपर पूरे राजस्थान में जो हुआ, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये थी। और मैं आपको साइंस के जो पेपर 51 मॉडल पेपर मैंने आपको दिए जो राजस्थान बोर्ड की किताबों पर आधारित हैं, मात्र 100 रुपये में, उसमें भी आपका सर दर्द हो रहा है, अलग बात है वो। चलिए कोई नहीं। 132वां आपका प्रश्न है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है, तो ये भी बिल्कुल लिखवाया हुआ है, बहुत ही आसानी से बता सकते हो, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। नोट्स के पेज नंबर की बात करूं तो पेज नंबर 115 पर आपको ये देखने को प्यारे साथियों मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। नोट्स लेना चाहो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक पर आपको साइंस के नोट्स भी मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा साइकोलॉजी के पेपर भी मिलेंगे, 51 मॉडल पेपर वहाँ पे साइंस के भी आपको मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहो तो। चलिए 133वां आपका प्रश्न है कि किस संश्लेषित रेशे को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा मित्रों, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रेयोन। रेयोन को आपका कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और पेज नंबर 384 के ऊपर इसको दिया गया है, ठीक है, 384 नोट्स के पेज नंबर 384 पे ये दिया गया है मित्रों, 384 पेज पर दिया गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 134, हाँ जी, OCR है। देखिए ये नोट्स में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है OCR क्या है क्या नहीं है, वैसे बहुत सिंपल प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, इसको सब लोग जानते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर जो वो रहेगा मित्रों, ठीक है। इसके अलावा बात करें शुक्र पारगमन, तो ये भी बिल्कुल नोट्स में नहीं है, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नोट्स में नहीं है ये शुक्र पारगमन क्या है, लेकिन शुक्र पारगमन आपको बताना चाहूँगा, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। शुक्र पारगमन जो है वो क्या है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य शुक्र ग्रह आ जाता है तब इसको शुक्र पारगमन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप का परिणाम नहीं है। परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है, तो मित्रों ये आपको मैंने नोट्स में करवा रखा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। पेज नंबर लिखना मैं आंसर की मैं भूल गया हूँ तो याद नहीं है मुझे, बाकी परमाणु वाले में आप केमिस्ट्री में चेक करोगे आपको मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए तो बिल्कुल ठीक है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है, ये गलत है, ये सही नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन अभिकेंद्र बल से नाभिक से जुड़ा होता है, ये बात भी सही है ना। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो नाभिक से जोड़े रखता है किसको, आपके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। बाद में उनकी आलोचना इस बात से की गई कि अगर आकर्षण बल है तो ये इलेक्ट्रॉन जो वो इसमें अंदर गिर क्यों नहीं जाता, है ना, नाभिक उसको अपनी तरफ खींच क्यों नहीं लेता। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि ये जो आपका जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है ये अभिकेंद्रीय बल के बराबर है, किसके बराबर है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर, तो ये भी सही रहेगा, ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है। डी आपका परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर कुल ऋणावेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है, ये भी निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻10 मीटर नहीं होती, 10⁻15 मीटर बताई हुई है आपकी कक्षा 9 की कक्षा 9 की पुस्तक में ये दिया गया, बहुत ही क्लियर इन सब चीज़ों को बताया गया, आप कक्षा 9 की पुस्तक देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला आपका प्रश्न है, हाँ जी, प्रश्न नंबर 137,
निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? नमक का जल में घुलना, बल्ब का प्रकाशित होना, क्रिस्टलीकरण। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन में मैंने लिख के दिए हैं आपको, और तीनों के तीनों भौतिक परिवर्तन हैं। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगर नोट्स के पेज नंबर की मैं आपको बात बताऊं तो पेज नंबर 76 और 77 पर ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। बहुत ही अच्छे प्रकार से देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जितने भी एग्जाम्पल बन सकते थे लगभग बना के आपको देने की कोशिश की है उन नोट्स में। बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको साइंस के मेरे नोट्स से, इसकी गारंटी है मेरी। सफलता आपको मिलेगी जब रीट का पेपर होगा, तब आज जितने प्रश्न आए हैं ना, उससे भी ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साइंस के पेपर में। आप इस चीज़ को आज नोट कर सकते हो, रिकॉर्ड है आपके पास, देख सकते हो। चलिए, सोरा का रासायनिक सूत्र है। देखिए नोट्स में से फिर से एक और प्रश्न। सबको पता है KNO3, इसको इंडियन साल्ट पीटर भी बोलते हैं। किसको? सोरे को इंडियन साल्ट पीटर भी मित्रों कहा जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र KNO3 रहेगा। और ये नोट्स में दो जगह मैंने लिख रखा है, एक तो पेज नंबर 353 पर इसको लिखवा रखा है, इस एक जगह इसको 383 पर भी लिखवा रखा है इस चीज़ को, ठीक है। तो याद रखिएगा, 138 में बी ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही होगा। 139 नंबर प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? CH4 मार्स गैस है, लिखवाया हुआ है नोट्स में, ठीक है, आप चेक कर सकते हो इसको भी। इसके अलावा CH3OH कास्ट स्प्रिट है, ये भी बिल्कुल सही है। CH2O2 फॉर्मिक एसिड, CH2O2 भी इसको लिख देते हैं, या HCOH, ये की बात है, फॉर्मिक एसिड बिल्कुल चींटी के डंक में ये पाया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला यही होता है। लेकिन सिरका जो लिखाया हुआ है बिल्कुल आपको नोट्स में लिखवाया है मित्रों इसको, ठीक है। सिरके को नोट्स में लिखवाया हुआ सिरका आपको 367 नंबर पेज पर मिलेगा। मार्स गैस भी लिखवाया हुआ, फॉर्मिक एसिड भी है, ठीक है। तो 367 पेज पर लिखा हुआ मिलेगा, और उसका सूत्र भी आपको वहाँ पे मिलेगा। सूत्र क्या होता है इसका? सिरके का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है C2H5COOH, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, असत्य कथन आपको पूछा था, या सुमेलित नहीं है वो पूछा था, तो सिरका होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका मित्रों 140 नंबर प्रश्न, बायोडीजल के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। यह जैविक स्रोतों से प्राप्त तथा डीजल के समतुल्य ईंधन है, बिल्कुल सही बात है। यह 100% नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। यह जैव निम्नीकरणीय होता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। और मित्रों, ये क्लास 10 की पुस्तक में, कक्षा 10 की पुस्तक में पेज नंबर 170 पर मिलेगा, और चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर है 12 के चैप्टर में 170 नंबर पेज पे चले जाओ, या चैप्टर नंबर 12 के लास्ट में चले जाना, आपको 100% बिल्कुल एज इट इज़ यही लाइनें लिखी हुई वहाँ पे मिलेंगी बायोडीजल के बारे में, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत नहीं आता? वैज्ञानिक अभिवर्ती, पहला ही ऑप्शन देखिए, वैज्ञानिक अभिवर्ती विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत नहीं आता। बाकी वैज्ञानिक नियम भी आते हैं, तथ्य और नियम एक बात है, अवधारणाएं आती हैं बिल्कुल। तो ये जो प्रश्न है 2018 की रीट में पूछा गया था, लेकिन उसमें ऐसे पूछा गया था विज्ञान का उत्पाद कौन सा है, तो उसमें वैज्ञानिक नियम एक ऑप्शन था, वो उसका उत्तर रहा। वैज्ञानिक अभिवर्ती भी उसमें ऑप्शन था, ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक अभिवर्ती इसका उत्पाद नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए मित्रों इसका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, नवाचारी शिक्षण की मस्तिष्क उद्वेलन विधि से संबंधित नहीं है, संबंधित सिद्धांत नहीं है। ए, विचारों की मात्रा की बजाय गुणवत्ता पर ध्यान। दूसरा, आलोचना को रोकना। तीसरा, असामान्य विचारों का स्वागत करना। डी है, विचारों को जोड़ना एवं सुधार करना। तो मित्रों, इस प्रश्न में इसका मेरे हिसाब से जो जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, असामान्य विचारों का स्वागत करना। देखिए, आलोचना को इसमें बिल्कुल रोका जाता है, ठीक है। विचारों को जोड़ना और सुधार करना, विचारों में सुधार किया जाता है, नए नए आइडियाज़ दिए जाते हैं, उसके बाद में छटनी भी आइडियाज़ की जाती है, तो मात्रा की बजाय गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाता है। तो सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, असामान्य विचारों का स्वागत करना, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 143 है, वैज्ञानिक विधि के नीचे दिए गए चरणों का व्यवस्थित क्रम। सब लोगों को पता है वैज्ञानिक विधि के जो चरण होते हैं उसमें सबसे पहले आपका कौन सा चरण आता है प्यारे साथियों?
ये वैज्ञानिक विधि आपको मैंने करवाई हुई है। 143 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें देखिए सबसे पहले समस्या को परिभाषित किया जाता है, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, इसके बाद परिकल्पना का परीक्षण करना होता है, इसके बाद आपका प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करने होते हैं, इसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का पद नहीं है? प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, उपचारात्मक पद या परीक्षण पद? तो मित्रों उपचारात्मक पद जो वो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का कोई पद नहीं होता। बाकी प्रस्तावना पद, इंट्रोडक्टरी फ्रेम, ठीक है, टीचिंग फ्रेम और टेस्टिंग फ्रेम, ये आपके फ्रेम बिल्कुल रहेंगे, पद रहेंगे, लेकिन रेमेडियल फ्रेम नहीं होगा, इसका उपचारात्मक पद नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, परिभाषा करना कार्य सूचक क्रिया किस उद्देश्य से संबंधित है? ये आपका मॉडल टेस्ट में मैं बहुत बार इस प्रश्न को पूछ चुका हूँ, बहुत बार पूछ चुका हूँ, और एज इट इज़ ऑप्शन डालता हूँ, एज इट इज़ इन्होंने भी डाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। परिभाषित करना जो है वो किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्रियात्मक भावात्मक में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर मित्रों इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है 146, 146 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बल दिया गया है योगात्मक आकलन पर, अधिगम का आकलन पर, अधिगम के लिए आकलन पर या आधार रेखा आकलन पर? तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर अधिगम के लिए आकलन पर होगा, क्योंकि देखिए पहले अधिगम का आकलन हुआ करता था, योगात्मक आकलन हुआ करता था पहले, है ना, योगात्मक आकलन पर बल था पहले, लेकिन योगात्मक आकलन पर इस पर बल नहीं दिया गया है। इसमें योगात्मक की जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया है। रचनात्मक का मतलब पढ़ाया और पढ़ा करके टेस्ट ले लिया। रचनात्मक आकलन को अपन एक प्रकार से, रचनात्मक मूल्यांकन या आकलन को अपन एक प्रकार से मित्रों निदानात्मक आकलन के रूप में भी देखते हैं। आप सब लोगों को पता हुआ इस चीज़ के बारे में, है ना। तो अधिगम के लिए आकलन यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है, प्रमापीकृत परीक्षण में संबंध में असत्य कथन क्या है? ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, ये शिक्षक द्वारा निर्मित होते हैं, तथा उनकी ऑप्शन 3 है कि उनकी रचना समय व परिस्थिति के अनुसार की जाती है। तो यहाँ पे देखिए प्रमापीकृत परीक्षण जो होते हैं वो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं एक प्रकार से ना, स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जो है, तो ये बोर्ड्स के द्वारा पेपर बनाए जाएंगे, इसके शिक्षक के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं ये। तो ऑप्शन 2 तो सही नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ठीक है, अगला आपका है कि उनकी रचना समय व परिस्थिति के अनुसार की जाती है, तो ये ठीक है, ऑप्शन गलत नहीं है ये। तो 1 और 3 मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका सही उत्तर जो वो होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसका सटीक उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल नहीं है मित्रों, ये तो बिल्कुल आपको नोट्स में भी सीधा सीधा मिल जाएगा, सीधा सीधा मिलेगा। पेज नंबर 60, पेज नंबर 6 पर ही आपको मिल जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में पेज नंबर 6 पे ही आपको मिल जाएगा। खरीफ की फसल नहीं है। तो मित्रों देखिए गेहूं के साथ सरसों बोई जाती है, गेहूं क्या रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, सरसों। बाकी मक्का, मूंगफली और तिल ये आपकी कौन सी खरीफ की फसल ही होंगी, है ना। चलिए 149वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि जलीय जीवों में अनुकूलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करना है। श्वसन गलफड़ों के द्वारा इनमें होता है, बी शरीर पर सल्क पाए जाते हैं, सी आँखों पर निमेषक पटल पाए जाते हैं, या डी उपरोक्त सभी। तो सारी बातें सही हैं। श्वसन इनमें गलफड़ों द्वारा होता है, शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। देखिए ये दोनों पॉइंट्स नोट्स में भी आपको मिलेंगे 67 नंबर पेज पर। ये आपको मैंने शायद ओरल बताया हुआ है, आँखों पर निमेषक पटल इनमें पाए जाते हैं, लेकिन लिखवाया नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। बाकी 67 पेज पर ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जो मित्रों रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री प्रक्षेपित नहीं है? ठीक है, प्रोजेक्टेड टीचिंग एड नहीं है, मटेरियल नहीं है, फ्लैश कार्ड, एपिडाइस्कोप, मैजिक लालटेन या ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो फ्लैश कार्ड मित्रों आपका क्या है, प्रक्षेपित सामग्री नहीं बल्कि अप्रक्षेपित सामग्री है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था आपका टेस्ट विज्ञान का। 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो रहे हैं? अगर मुझसे पूछो कि इस टेस्ट में कितने अंक आपके आने चाहिए थे, तो 25 प्लस अंक तो आपके इस टेस्ट में आने ही चाहिए मित्रों। ठीक है, अगर मेरे नोट्स आपके पास हैं तो इससे भी अधिक अंक आप इसमें ले करके आए होंगे निश्चित ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेपर का अगर मैं स्तर की बात करूं तो बिल्कुल रीट के स्तर का पेपर है।
ये बोला गया कोचिंग के द्वारा कि हमने बिल्कुल रीट के स्तर का पेपर बनाया, जैसा रीट में आएगा वैसा पेपर बनाया है। तो 100 में से 100 नंबर इस चीज़ को मैं देना चाहूँगा। बिल्कुल रीट में जैसा पेपर आता है वैसा पेपर बनाया है, उसी स्तर का पेपर है, ठीक है। उस न ज़्यादा न कम, उसी स्तर का पेपर बनाया। वास्तव में बहुत अच्छा पेपर है, कोई दो राय नहीं इस चीज़ में। और साइंस के पेपर की अगर बात की जाए तो अपन इसको मध्यम पेपर बोलेंगे, न ज़्यादा कठिन पेपर न ज़्यादा सरल पेपर, बिल्कुल रीट के स्तर का पेपर, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सारे मैंने बता दिए हैं, 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नोट्स लेने हैं ले सकते हैं, गारंटी है मेरी, ये चीज़ें आपको जो पेज नंबर बताया वहाँ पे मिलेंगी आपको। मैंने साइंस के सारे नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं, 50 रुपये में 424 पेज हैं टोटल, पूरे 50 रुपये में आपको अवेलेबल करवा दिए, बस 450 रुपये में। 51 मॉडल पेपर साइंस के 100 रुपये में अवेलेबल है, 55 मॉडल पेपर साइको के 100 रुपये में अवेलेबल है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है साइकोलॉजी के सारे, ठीक है। इसके अलावा और भी नोट्स जो अवेलेबल हैं सभी सब्जेक्ट्स के। इसके अलावा बात करें तो अभी फ़िलहाल टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज साइंस की चल रही है, उसमें से भी आपने देखा होगा इसमें प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। और उनकी पीडीएफ भी बहुत जल्द आपको अवेलेबल करवाने की अब धीरे धीरे कोशिश करूंगा, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाते हैं वैसे वैसे। और मित्रों, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं बहुत फ़ायदा होगा, गारंटी इस चीज़ की मेरी। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।